हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या होती हैं, इनका डिप्लीशन कैसे हो रहा है और इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक माम्बा नाम की लड़की है और एक पीटर नाम का लड़का है। तो इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। एक माम्बा नाम की लड़की है जो अफ्रीका में रहती है। उसे सुबह सुबह उठ के पानी भरना जाना होता है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर। सो वो बहुत दूर जाती है पानी भरने के बाद और कुछ घंटों के बाद वो फिर लौट के आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ द गोट। तो वो अपने घर में अपनी माँ की भी हेल्प करती है और अपने भाई की भी हेल्प करती हैं बकरियाँ चराने में। ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हर्ट। तो उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक रॉकी लैंड को ओन करते हैं, पथरीला इलाका, और वो एक स्मॉल हर्ट झोपड़े में रहती है। माम्बा फादर कैन बेयरली ग्रो सम माजी एंड बीन ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर अ होल ईयर। तो माम्बा के जो पिता हैं, फादर है उनके, तो वो एक लैंड ओन करते हैं जिसमें वो खेती करते हैं, थोड़ा मोड़ा माजी या बीन्स उगा लेते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, और फिर भी वो इनफ नहीं है उनको साल भर के लिए, अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो साल भर उससे अपना घर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल दिया है, पीटर लिव इन अ हर्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो पीटर यहाँ पे एक लड़का है जो हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन में रहता है, मतलब जहाँ पे सिर्फ शिप रियरिंग होता है, शिप को पाला जाता है। ठीक है, तो उस रीजन में वो रहता है न्यूजीलैंड में। वेयर हिज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर जो हैं वो वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रन करते हैं, मतलब कि वहाँ पे वुल निकाला जाता है, फिर उसको फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेस करके उससे स्ट्रेच धागे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो उस जगह पे पीटर रहता है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड इन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल इन द फार डिस्टेंस। तो जो पीटर है, जब भी वो स्कूल से लौटता है तो वो देखता है कि उसके अंकल जो हैं वो शिप की टेक केयर कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, और वो ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे सिर्फ ग्रास उगे हुए हैं, तभी तो वहाँ शिप जो है वो खा सकता है ग्रास। तो घास उगे हुए हैं और कहीं दूर पे एक बड़ा सा पत्थर हिल है, पहाड़ टाइप है। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जो शिप रियरिंग हो रहा है, ये सब एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, साइंटिफिक वे के साथ ये लोग मैनेज कर रहे हैं। पीटर्स के फैमिली ऑल्सो, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं पीटर के, वो फार्मिंग भी करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के ये लोग फार्मिंग करते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। माम्बा और उसके जो पीटर्स के जो फैमिली मेम्बर है वो एकदम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं। लीड टू वेरी डिफरेंट लाइफ, दोनों अपना अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। दिस difference is because of difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal and the use of technology। तो इन दोनों के लाइफ में इतना डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि इन लोगों का जो रहन सहन है वो टोटल डिफरेंट है। वहाँ की क्वालिटी ऑफ लैंड डिफरेंट है, सॉइल वहाँ की अलग है, पानी अलग है, नेचुरल वेजिटेशन अलग है। अगर बात की जाए जहाँ पे माम्बा रह रही है, तो माम्बा जहाँ रह रही है वहाँ सिर्फ रॉकी पत्थर हैं, वहाँ उतना उपजाऊ ज़मीन नहीं है। पर बात करें जहाँ पे ये पीटर रहता है, वहाँ पे एकदम नेचुरल वेजिटेशन है, वहाँ पे ग्रासेस हैं, वहाँ पे शिप रियरिंग अच्छे से हो सकती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा से हो सकता है। तो ये दोनों का टोटली डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं। द अवेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जो अगर दो जगह एक दूसरे से अलग है ना, तो वो इसीलिए अलग है क्योंकि वहाँ का जो रिसोर्स है वो अलग है। तो रिसोर्स के बेसिस पे दो जगह जो है वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। देखो यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आप रीड करो। इससे क्या हो सकता है ना कि एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बोल रहा है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई 30% ऑफ लैंड एरिया, द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज इधर स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 90% ऑफ द वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% लैंड एरिया में रह रहा है, और जो 70% लैंड एरिया है वो तो या तो बहुत कम पॉपुलेटेड है या तो एकदम रहने लायक ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ लैंड, दूसरा टॉपिक है लैंड। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड
ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड। तो लैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को माना जाता है, क्योंकि लैंड पे ही हम लोग रहते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो लैंड को बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना गया है। ये लैंड जो है ये सिर्फ 30% ऑफ द पूरा अर्थ का एरिया को ऑक्यूपाई किया है, सिर्फ 30%। 70% जो है वो वाटर है, ठीक। तो 30% ऑक्यूपाई किया है, और उसमें भी स्मॉल परसेंटेज आर हैबिटेड, मतलब कुछ ही परसेंट में उसमें भी लोग रह रहे हैं। पूरा जो 30% है उसमें लोग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेरेन बहुत अलग है, वहाँ का जोग्राफिकल क्लाइमेट बहुत अलग है, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो जो देखो अनइवन मतलब बराबर से बटा हुआ नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो लैंड और क्लाइमेट जो है अलग अलग जगह का वो वेरिड है, सेम नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट वेदर होता है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, लाइक स्लोपी एरिया जहाँ पे माउंटेन हिल्स रीजन है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरिया सब्सेप्टिबल ऑफ टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरिया आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो जो एरिया जहाँ पे पानी जमा रहता है, डेजर्ट है, थिक फॉरेस्ट है, और चाहे बोलो जहाँ पे लो लाइंग एरिया है, जो थोड़ा ज़मीन से थोड़ा नीचे झुका हुआ एरिया है, माउंटेन का स्टिप स्लोप जहाँ पे खड़ी चढ़ाई है माउंटेन की, ये सब जगह पे लोग कम रहना चाहते हैं या बहुत कम पॉपुलेशन होता है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफन सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ बोला जा रहा है कि जो प्लेन्स होता है, जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, जो टेरेन, जैसे कि जहाँ पे रिवर वैली बह रहा है, प्लेन जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा से हो सकता है, ये सब जगह पे प्लेन रीजन में लोग ज़्यादा रहने पसंद करते हैं कंपेयर टू हिली रीजन, डेजर्ट रीजन, वाटर लॉगिंग रीजन में, क्योंकि ये सब रीजन जो होता है ना, यहाँ पे इजीली लाइफ सस्टेन कर सकता है, इसीलिए लोग यहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग का घर किस जगह पे है, माउंटेन में है, प्लेट्यू में है, प्लेन्स में है, आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक। लैंड यूज़ क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, अब लैंड यूज़ समझो। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये सेलबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रिया का है। नोटिस करो कि हाउ मैनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज इन अब पिक्चर। देखो यहाँ पे एक रिवर बह रहा है, तो प्लेन है, जहाँ पे देखो आप एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी हैं, और लोग देखो कितना लोग यहाँ पे रह रहे हैं रिवर किनारे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे प्लेन एरिया होता है वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहना कंपेयर टू माउंटेनियस रीजन और हिली रीजन का। चलो ठीक है, अब लैंड यूज़ के बारे में हम समझते हैं। तो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़ सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसिंग, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। तो हम लैंड का बहुत डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, लैंड में फॉरेस्ट होता है जो हमें ऑक्सीजन देता है, माइनिंग करते हैं, कोल निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं, ये सब कहाँ से आता है, यूरेनियम निकालते हैं। तो सब माइनिंग करते हैं हम लोग लैंड में, तो लैंड पे ही ना माइनिंग करते हैं। तो लैंड माइनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाउसेज, लैंड पे ही हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। तो लैंड का बहुत सारा यूज़ है। दिस इज़ कॉमन टर्म्ड एज लैंड यूज़। इसको हम लोग कॉमन टर्म में क्या कहते हैं, इसको लैंड का यूज़ कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। क्या तुम बता सकते हो कि कैसे माम्बा और पीटर के फैमिली डिफरेंट तरह से वो लोग लैंड का यूज़ कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो यूज़ होता है ना लैंड का, समझ लो जो ज़रूरत है, यूज़ है, वो उस चीज़ से फिक्स होता है या उस चीज़ से डिटरमाइन करता है कि उसका वहाँ का फिजिकल फैक्टर्स कैसा है, सच एज टोपोग्राफी कैसा है, वो माउंटेनियस रीजन है या प्लेट्यू है या प्लेन है। तो इस सब चीज़ों पे भी लैंड का जो यूज़ है वो डिपेंड करता है। वहाँ का सॉइल कैसा है, सॉइल फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, तो वहाँ का सॉइल कैसा है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं, ज़्यादा गर्मी तो नहीं, सूटेबल क्लाइमेट है कि नहीं, वहाँ पे वहाँ मिनरल पाए जाते हैं कि नहीं, अवेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लैंड का यूज़ कैसा होगा, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। तो ह्यूमन का जो फैक्टर होता है जैसे पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट है, फैक्टर है जिसके कारण लैंड यूज़ पैटर्न बनता है, ठीक है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो लैंड को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में, ठीक है। जैसे एक होता है प्राइवेट लैंड और एक होता है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक
collection of fodder, fruit, nut, medical herbs. This community land are also called common property land. तो देखो फ्रेंड्स, लैंड को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जैसे एक हो गया प्राइवेट लैंड, एक हो गया कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होता है जो एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया सकता है, जैसे आपके द्वारा या आपके पापा के द्वारा लैंड जो ओन किया गया, इस पर आप घर रहते हो, वो प्राइवेट लैंड हो गया। एक कम्युनिटी लैंड भी होता है जिसपे जो पूरी कम्युनिटी, एक पूरे कम्युनिटी का राइट होता है उस पर। जैसे राजस्थान में एक कम्युनिटी लैंड है जिसको बिजनोई समाज के लोग उसको ओन करते हैं, ठीक है। उस लैंड पे जो पूरे कम्युनिटी के लोग हैं वो जाके फोडर मीन्स जो गाय बकरियों को खिलाया जाता है वो होता है। फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स जो है उस पर अगर उग रही हैं तो वो जाके उसे तोड़ सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। पीपल, लोगों का जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, पर जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है। अब आपका डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लैंड को भी बढ़ा सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लैंड तो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन अर्बन एरिया एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। तो देखो लैंड जो है, तो देखो पीपल जो है, लोग जो हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉमन लैंड है उनको भी इंक्रोच कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। फॉर किस लिए? लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अर्बन सिटीज़ में ऐसा ही लोग करते हैं। और रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हड़प रहे हैं ज़मीन को, कॉमन लैंड को फॉर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। सो इससे क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो डिप्लीट हो रहा है, डिग्रेडेट हो रहा है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी। तो जो लैंड का जो यूज़ चेंज हो रहा है ना, उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि सोसाइटी में भी कल्चरल चेंज आ रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो देखो जैसे कि एग्रीकल्चर हम बढ़ा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है ना कि लैंड जो है वो डिग्रेडेट हो रहा है, उसमें लैंडस्लाइड आ रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। अब देखो ज़्यादा अगर हम बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हमें ज़्यादा, अब बिल्डिंग देखोगे तो आप पिलर डालने के लिए नीचे गड्ढा खोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि लैंड का जो फर्टाइल सॉइल होता है वो हट जाता है, उसके ऊपर से हट जाता है, तो वो भी सॉइल डिग्रेडेट करता है। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से लैंडस्लाइड आ सकता है माउंटेनियस रीजन में। एग्रीकल्चर से सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी होता है वो डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड किया जाता है। तो इन सब फैक्टर से क्या हो रहा है, सॉइल जो है वो डिग्रेडेट हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और लेट्स डू, एक यहाँ पे दिया हुआ एक्सपेरिमेंट, उसे आप पढ़ो और करके देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, पिक्चर 1 2 3 4। पिक्चर 1 में दिखा रहा है कि देखो कैसे यहाँ पे छोटे से कच्चा हाउस बना हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, बट ओवर द टाइम कैसे देखो ये पिक्चर्स चेंज हो रहे हैं। देखो जो कच्चा हाउस था वो पक्का हाउस में चेंज हो गया है, इलेक्ट्रिक पोल्स आ गए हैं, अब मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाने लगे हैं। पिक्चर 3 में देखो जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड था वहाँ पे अब गार्डन, प्लेग्राउंड बन गया है, बिल्डिंग्स अब 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे हैं। और पिक्चर 4 में देखो पूरा एकदम अर्बनाइजेशन हो गया है, पोल्स हो गए हैं, 4 लाइन रोड हो गया है, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, प्लेग्राउंड्स है, एरोप्लेन उड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर द टाइम, कैसे लैंड का यूज़ चेंज हो रहा है, ये इस पिक्चर में आपको बताया गया है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demand has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resources। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, जैसे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ना, उससे क्या हो रहा है ना कि डिमांड बढ़ रहा है रिसोर्स का, ठीक है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो लोग को ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, जिसके कारण क्या हो रहा है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फॉरेस्ट कवर एंड जो एरिएबल लैंड हैज़ क्रिएटेड फियर टू लूजिंग, जैसे फॉरेस्ट कवर हटाया जा रहा है, पेड़ पौधा काटा जा रहा है और वहाँ पे जो खेती शुरू कर दी जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्रिएट कर रहा है लूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो है उसका लूज शुरू हो गया है। देयरफॉर द प्रेजेंट rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizer, and check on overgrazing and some of the common method used to conserve land। तो हम लोग यहाँ बताया जा रहा है ना कि लैंड को कैसे कंजर्व करना चाहिए, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए कि कितना लैंड डिग्रेडेट हुआ है उस चीज़ को चेक करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, जो लैंड को लोग हड़प चुके हैं उन सबको लैंड को फिर से वापस अपने गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती तो वो ठीक होगा। और फिर
रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, तो जो ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है फार्मर्स अपने फील्ड में, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। ज़्यादा यूज़ करने से लैंड का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग को चेक करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग मीन्स जो गाय बकरियाँ खेत में जाकर चरती हैं उसे ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। ये सब कॉमन मेथड हैं जिसको हम लोग यूज़ करके लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया है वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सप्लोड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रोस्ट, एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी से जो होता है उसे वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग क्या होता है? अगर रॉक जो है वो टूट रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाय नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग। ठीक है। सॉइल, देखो सॉइल क्या होता है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो एक बहुत पतला सा लेयर जो लैंड सरफेस को कवर किया हुआ है उसको हम सॉइल करते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक विद लैंड, ये जो है बहुत क्लोजली लिंक है लैंड के साथ। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब कैसा लैंड फॉर्म है वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे सॉइल कैसा होता है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। तो देखो जो ये सॉइल होता है ना, ये किन सब चीज़ों से मिलकर बना है? तो ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से, जो अर्थ में पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जो पेड़ पत्तियाँ, अगर पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो क्या होता है? फिर डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाता है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया उसमें। मिनरल्स क्या क्या है सॉइल में? वेदर्ड रॉक, पेरेंट रॉक कैसा है उसका, इन सब चीज़ों से सॉइल फॉर्मेशन होता है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये जो है सॉइल जो बनता है वो वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने में। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर उसमें सब चीज़ बैलेंस अमाउंट में मिला हुआ, अगर सॉइल में मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर सब बैलेंस अमाउंट में है ना, तो वो सॉइल क्या होगा? फर्टाइल सॉइल होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास्ड मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस ऑन द अर्थ डाउन अ स्लोप। तो लैंडस्लाइड होता है ना, सिंपली इसको बोला जाए कि अगर रॉक, डेब्रिस मीन्स मलबा, ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप, अगर पहाड़ से वो फिसल के नीचे आके गिर रहा है तो वो लैंडस्लाइड होता है। ठीक है। दे ऑफन टेक अ प्लेस इन कॉन्जुगल विथ अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनोज। ये जो डेब्रिस होता है ये मिल जाता है अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनोज, ये सब के साथ भी क्या होता है कि ये डेब्रिस, रॉक, ये सब क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज heavy landslide that can block the flow of a river for quite some time। तो जो ये सब जो होता है रेनफॉल के कारण या किसी कारण लैंडस्लाइड जो आता है वो क्या करता है ना, रिवर के फ्लो को रोक देता है और क्वाइट सम टाइम के रिवर के फ्लो को ये सब क्या कर सकता है? डैमेज भी कर सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन द बर्स्टिंग। इट इज़ in the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। तो हिली ट्रेन जो होता है, जैसे आप हिमालयन रीजन में जो लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है, जो वहाँ के लाइफ को, वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं उन सबको बहुत ज़्यादा थ्रेट पहुँचाता है, प्रॉब्लम देता है, और इससे क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न भी है लैंडस्लाइड। यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर रेकोंगपियो in Kinnaur district in Himachal Pradesh and damage a 200-meter stretch of old हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। तो यहाँ पे एक बार मैसिव लैंडस्लाइड आया था हिमाचल प्रदेश में, जो डैमेज कर दिया 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान और तिब्बतन रोड को डैमेज किया। नेशनल हाईवे 22 इसका नाम था। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। इंटेंस ब्लास्टिंग हुआ था पंजी विलेज में, जिसके कारण ये लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग ऑफ दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेज। तो इस ब्लास्ट के चलते जो लैंडस्लाइड हुआ, जो रोड को डैमेज किया, नियर बाई विलेज को डैमेज किया। द पंजी विलेज वाज कम्प्लीटली वेकेट टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। तो पंजी विलेज को पूरा कम्प्लीटली वेकेट खाली करवा दिया गया था टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ लाइफ, कि किसी का जान ना जाए उसमें। अब देखो यहाँ पे मिटिगेशन मैकेनिज्म दिया हुआ है कि हम लैंडस्लाइड से कैसे बचा सकते हैं रोड्स को, हाईवे को। ठीक है ना। तो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। तो एडवांसमेंट टेक्निक एंड टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं लैंडस्लाइड से प्रिजर्व अपने आप को करने के लिए। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो। हजार्ड मैपिंग,
टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, तो हम लोग मैपिंग कर सकते हैं उस एरिया का कि वो ज़्यादा लैंडस्लाइड से प्रभावित एरिया है, तो उस चीज़ का मैपिंग करने से भी वो बेनिफिट करेगा। हैंस सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, तो वहाँ का हम लोग मैपिंग कर लेंगे। इस एरिया में लेट सपोज बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आ रहा है, तो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जिसके कारण कि लैंडस्लाइड हो सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंडस्लाइड फ्रॉम स्लिपिंग, तो लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, तो बोला जा रहा है कि अगर रोड के किनारे रिटेंशन वॉल बना देना चाहिए, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहा है ना कि देखो रिटेंशन वॉल बनाया गया है रोड के साइड में, जिसके कारण क्या होता है कि अगर कभी वहाँ पे लैंडस्लाइड आएगा भी तो वो जो मलबा है, वो डेब्रिस जो है वो सीधे रोड पे ना आके वो रिटेंशन वॉल के पास आके रुक जाए, जम जाए वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, रोड ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है। इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, अगर उस जगह पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन बढ़ा दिया जाए, पेड़ पौधा लगा दिया जाए, तो इससे भी क्या हुआ कि लैंडस्लाइड का चांस जो है वो घट जाए, क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है ना, उसका जो रूट होता है वो मिट्टी को कस के पकड़ लेता है, तो पकड़ लेगा तो फिर मिट्टी लूज़ नहीं होगी तो फिर लैंडस्लाइड नहीं होगा। तो इन सब टेक्निक्स को यूज़ किया सकता है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो, तो जो रेन वाटर जो वहाँ से बह रहा है, अगर हम पेड़ लगा लेंगे तो उससे भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि रेन वाटर से क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा रेन होता है ना, तो ऊपर का जो सरफेस का जो लेयर होता है, रॉक होता है, वो क्या होता है, स्लिप करने लगता है, जिसके कारण रेन वाटर होता है। तो ये जो हम नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करेंगे तो वो भी उसको हेल्प करेगा रोकने में। अब देखो यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। यहाँ बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, जो आपका एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है ना, दूसरा आप देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, और उस 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में कम से कम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। तो सॉइल फॉर्मेशन का जो फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ उसका पेरेंट रॉक कैसा है, मतलब जिस पत्थर से वो बना है वो पत्थर का कैसा फीचर है, एंड वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, धूप होता है, वहाँ क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, तो इन सब चीज़ों पे क्या करता है ना कि सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, माउंटेनियस रीजन है, प्लेट्यू है, नेचुरल वेजिटेशन वहाँ कैसा है, ये सब चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल वहाँ का कैसा होगा। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, वो भी डिपेंड करता है। तो देखो वहाँ का ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है, वहाँ कितना कॉम्पोजिशन क्या क्या है सॉइल में, और सॉइल फॉर्मेशन में जैसे कि उस कितना टाइम लगा उसे बनने में, इन सब चीज़ों पे भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो इस चार्ट को समझो। देखो एक बोला गया कि किन किन फैक्टर कौन कौन सा है जो अफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन को। तो पहला बोला गया है कि पेरेंट रॉक, दूसरा रिलीफ, तीसरा फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा है टाइम, पाँचवा है क्लाइमेट। तो ये जो चार्ट है बच्चों, ये आपको अच्छा से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो पेरेंट रॉक की बात किया जाए तो पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है, पेरेंट रॉक बताता है कि सॉइल का कलर कैसा होगा, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, मिनरल उसमें कितना होगा, कंटेंट क्या होगा उसमें, परमिबिलिटी, अगर उसमें पानी का रिसाव होगा कि नहीं, तो पेरेंट रॉक पे ही डिपेंड करता है ये सब फीचर। रिलीफ की बात की जाए तो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, किस रिलीफ मीन्स क्या ऊपर में बहुत पहाड़ी इलाका पे होगा, स्लोप पे होगा। डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कितना वहाँ पे सॉइल जमा होगा, तो ये किस रिलीफ पे डिपेंड करता है। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा उस चीज़ को बोलते हैं, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाउना मीन्स एनिमल, तो अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोरा फाउना कैसा है तो इससे क्या होगा ना कि उस मिट्टी में ह्यूमस डेवलप होगा। ह्यूमस मीन्स उसमें कैसी नमी है मिट्टी में कैसा है, तो ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करता है, फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। टाइम के बेसिस पे बात करें तो टाइम डिटरमाइन करता है कि सॉइल जो है उसका थिकनेस क्या होगा, ज़्यादा कम टाइम के लिए होगा तो कम थिक होगा, ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो बहुत एकदम प्लेन सॉइल होगा। तो टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर डिटरमाइन करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, रेट ऑफ वेदरिंग कैसा है, ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा है, अगर ये सब चीज़ प्रॉपर अमाउंट में उसे मिलेगा तो वहाँ का सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ बताया गया है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है एंड कंजर्व मेजर, मतलब हम लोग सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है और उसको कैसे कंजर्व किया जाता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड हाउ कैन वी कंजर्व, व्हाट आर द मेजर्स टू कंजर्व द सॉइल, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से सुनो और नोट करते चलो। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल इरोजन मीन्स, जैसे कि इरोजन मीन्स होता है कि चाहे एयर से इरोड हो गया सॉइल, चाहे वाटर से हो गया,
तो किसी भी अगर फीचर किसी भी चीज़ से वो सॉइल इरोजन होता है या डिप्लीशन होता है, घटता है सॉइल, तो वो मेजर थ्रेट है टू सॉइल एज अ रिसोर्स की तरह पे सॉइल पे बहुत ज़्यादा थ्रेट बन जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें डिक्रीज़ होने का पॉसिबिलिटी हो जाता है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो ह्यूमन का भी हाथ है और नेचर का भी हाथ है सॉइल का डिग्रेडेशन में, ठीक है। बोथ फैक्टर कैन वर्क टुगेदर, ठीक है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वॉश और लैंडस्लाइड एंड फ्लड। तो जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है ना, वो डिफॉरेस्टेशन से भी हो सकता है, ज़्यादा पेड़ कटने से भी हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग से मीन्स ज़्यादा गाय भैंस बकरियां अगर ज़्यादा घास चर जाएँ तो उससे भी क्या होता है, सॉइल लूज हो जाता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो केमिकल का पेस्टिसाइड्स का फील्ड में, तो उससे भी सॉइल का क्वालिटी गिरता है, डाउन होता है। रेन वाटर जो होती हैं वो भी सॉइल के ऊपर लेयर को फ्लो करके ले जाती हैं, तो इससे भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। लैंडस्लाइड के कारण भी, फ्लड के कारण भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिया गया है जिससे सॉइल कंजर्वेशन को हम कर सकते हैं। एक पहला मेथड जो है वो है मुल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प रिटेन सॉइल मॉइस्चराइजर। तो देखो आपने खेत में देखा होगा कैसे आरी बना के क्या किया जाता है ना, कि उसमें क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो जो दो क्रॉप के ग्रो करने के बीच में एक खाली जगह होती है, वहाँ पे आप स्ट्रॉ रख दो, भूसा होता है ना गाय बकरी खिलाने के लिए, उस भूसे को रख दो। तो उससे क्या होगा ना कि वो हेल्प करेगा कि सॉइल का मॉइस्चराइजर, अगर धूप जो बहुत ज़्यादा कड़ा है तो वो क्या होता है ना कि सॉइल का मॉइस्चराइजर को वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है सनलाइट। बट अगर उस पर आप झाँप दोगे स्ट्रॉ से, तो उससे क्या होगा ना कि सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बना रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्योर बैरियर। कॉन्ट्योर बैरियर होता है ना, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलॉन्ग द कॉन्ट्योर्स, ट्रेंच आर मेक इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। अगर बैरियर आप लगा दो कि कॉन्ट्योर टाइप बैरियर लगा दो, जिसके कारण क्या होगा ना कि अगर आप वाटर आया तो वो क्या होगा कि सॉइल को बहा के ना ले जाए, वहीं पर रुक जाए। तो सब चीज़ों से क्या होता है कि सॉइल को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंजर्व कर सकते हैं। ट्रेंच बना सकते हैं, गड्ढा छोटा सा बना सकते हैं जिसमें क्या हो कि वाटर कलेक्ट हो। तो उससे भी क्या होता है कि वाटर कलेक्ट होगा तो मॉइस्चराइजर सॉइल का बना हुआ रहेगा और वो भी सॉइल को क्या करेगा, कंजर्व करने में हेल्प करेगा। रॉक डैम, रॉक डैम बना सकते हैं। रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल इरोजन। तो आप रॉक रख देंगे ऊंचा ऊंचा करके, तो उससे क्या होगा कि पाइल्ड ऑफ रॉक, बहुत सारा रॉक रख दो जो क्या करेगा ना, फ्लो ऑफ वाटर को स्लो कर देगा। अगर आप रॉक रख दोगे तो पानी वहाँ ठहर जाएगा जाके, तो वो क्या करेगा कि सॉइल के इरोजन से वो हेल्प करेगा। गली इरोजन नहीं होगा उससे। गली इरोजन क्या होता है ना कि जब पानी बहता है तो वो अपने आप गली ऐसे छोटा छोटा बना लेता है मिट्टी पे, इसी कारण क्या होता है वो मिट्टी को ही बहा के ले आता है, तो वो सॉइल इरोजन हो रहा है, तो वो उससे भी हेल्प बचाता है। उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ देखो आप पिक्चर दिया हुआ है, ये टेरेस फार्मिंग है, ये कॉन्ट्योर प्लपिंग है, ये शेल्टर बेल्ट है। अब देखो टेरेस फार्मिंग क्या होता है। ब्रॉड फ्लैट स्ट्रिप और टेरेस आर मेड ऑन द स्ट्रिप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो यहाँ देखो टेरेस फार्मिंग दिया हुआ है, जो भी माउंटेनियस रीजन होते हैं जहाँ पे एकदम एकदम खड़ा स्लोप होता है, उस जगह पे क्या किया जाता है, जैसे सीढ़ी टाइप बना दिया जाता है। सीढ़ी टाइप बनाने से क्या होगा कि एकदम खड़ा स्लोप नहीं होगा, और जो सीढ़ी टाइप है उसमें आप क्या कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, ठीक। ये हेल्प करेगा सॉइल इरोजन से, क्योंकि कभी बारिश आएगा, खड़ा स्लोप रहेगा तो मिट्टी सीधे बह जाएगा, बट ऐसे सीढ़ी टाइप रहेगा बना हुआ, लैडर टाइप, तो उसमें मिट्टी बहेगा नहीं और आप वहाँ पे फार्मिंग भी कर सकते हो। तो इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। आप इसके बारे में आगे 10th क्लास में फिर पढ़ोगे, ठीक है। फिर इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, तो डिफरेंट क्रॉप आर ग्रो इन अल्टरनेटिव रो एंड सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अगर आपने इस मंथ में कोई फसल लगाया है, कोई भी क्रॉप लगाया है, और 2-3 महीना बाद आपने उसे हटा दिया, तो फिर अगर 2-3 महीना बाद रेनफॉल होगा तो फिर वो क्या करेगा ना कि सॉइल को फिर बहा के ले जाएगा, क्योंकि जो प्लांट होता है वो रूट से अपने मिट्टी को दबा के रखता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि सॉइल बहता नहीं है। पर जब आप वो क्रॉप हटा दोगे तब तो वो लूज़ हो जाएगा सॉइल, और वो ईजिली फ्लो आउट हो जाएगा ड्यू टू वाटर। तो आप क्या करो कि उस सीज़न में कोई और क्रॉप को आप लगा दो, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल का जो ग्रोथ है वो घटेगा नहीं, उसका जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ नहीं होगा, और वाटर जो है वो थ्रू आउट बहा के नहीं ले जाएगा सॉइल को। तो इससे क्या होगा कि हम लोग सॉइल के जो मॉइस्चर है और जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोग बचा के रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। कॉन्ट्योर प्लॉपिंग, तो प्लॉपिंग पैरेलल टू द कॉन्ट्योर ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो हम लोग कॉन्ट्योर बना देते हैं पैरेलल टू अपना जितना जो क्रॉप होता है, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे हम लोग क्रॉप लगाया, एक जगह पे क्रॉप लगाया,
तो फिर उसके बगल में क्या करेंगे कि हम लोग नेचुरल बैरियर लगा देंगे, लाइक वहाँ पे घास उगा देंगे, जिसके कारण क्या होगा ना कि वाटर जो है वो फ्लो डाउन नहीं, स्लोप से वो गिर रहा है पानी, तो वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जाएगा, और वहाँ पे जो घास है वहाँ पे मिट्टी आकर रुक जाएगी। तो उससे क्या होगा ना कि सॉइल का डिग्रेडेशन भी रुक जाएगा, वहाँ पे वो बह के नहीं जाएगा। उसके बाद शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तो इन अ कोस्टल एंड ड्राई रीजन, जहाँ पे समुद्र के बगल में जहाँ पे सूखा ज़मीन होता है, रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो यहाँ देखो पिक्चर 2.7 में लाइन से ट्री लगा हुआ है, किस लगाया गया कि उधर से लेट सपोज हवा आया कस के, और इधर हमारा जो मिट्टी है, तो हवा जब कस के आएगा ना तो वो सॉइल को उड़ा के ले जाएगा। बट अगर आप लंबा लंबा से पेड़ लगा दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि हवा जो है वो पेड़ पे आके रुक जाएगा, तो उससे कारण क्या होगा, सॉइल का डिप्लीशन नहीं होगा। तो ये भी सब अच्छा मेथड है, आप एग्जाम में लिख सकते हो कि कैसे सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट बी है। प्लेट ए में पहले मिट्टी डाल दी गई, ठीक है, प्लेट बी में मिट्टी डाल दिया गया। प्लेट ए में कोई पेड़ नहीं लगाया गया, प्लेट बी में पर पेड़ लगाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम प्लेट ए में कोई पेड़ नहीं है, ऊपर से पानी डालेंगे ना, तो देखोगे कि आप कि जितना भी मग से पानी निकल रहा है वो सब बह के फिर दूसरा कंटेनर में जाके मिट्टी के साथ वो जाके जम जा रहा है, ठीक। तो बहुत सारा मिट्टी, पूरा पानी गंदा हो जाएगा आपका, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। पर आप वही कंटेनर बी में देखो इसका कंपैरिजन में, तो वहाँ पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ क्या कर रहा है ना कि पेड़ का जो जड़ है वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। तो जब आप ऊपर से पानी डालोगे तो मिट्टी से जब पानी गुजरेगा तो एकदम एकदम 0.0% चांस है कि वो मिट्टी को लेके अपने साथ जाए, ठीक है। तो उसमें एकदम 0 मतलब मिट्टी जाएगी ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि ऊपर का जो लेयर न्यूट्रिशन होता है सॉइल का वो बच जाएगा। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि प्लांट कैसे मिट्टी के इरोजन को बचा सकता है। क्योंकि आप जब कभी एक ज़मीन से पेड़ कबाड़ोगे तो देखोगे कि इसका जड़ है वो इतना सारा मिट्टी लेके बाहर आया है। तो जड़ क्या करता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। चलिए ठीक है, वाटर क्या होता है, आप देखो वाटर इज़ अ वाइटल, आप सबको पता ही होगा वाटर क्या होता है ना। देखो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है वो वाइटल, बहुत बहुत वाइटल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल है, जो रिन्यू हो सकता है समय के साथ साथ, नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो 3/4 जगह है वो वाटर से कवर है। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट, इसलिए हम लोग अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। इट वॉज द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो ओशियन ही है जो पहले का ओशियन था, उसमें ही सबसे पहले लाइफ, ह्यूमन लाइफ या बोलो तो किसी तरह का भी लाइफ सबसे पहले ओशियन में ही सस्टेन किया था। सबसे पहले जन्म हुआ था किसी तरह का लाइफ भी वो ओशियन में ही हुआ था, इन द फॉर्म ऑफ एल्गी के, ठीक है। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आज के दिन में भी ओशियन जो है वो 2/3 एरिया कवर किया हुआ है पूरा अर्थ के सरफेस का, और वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट और एनिमल को सपोर्ट किया हुआ है रहने के लिए। द ओशियन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ओशियन का पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है और ह्यूमन के लिए फिट नहीं है यूज़ करने के लिए। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। तो फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.7% है अर्थ पे जो ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन, जिसका नियरली 70% ऑफ द जो है, जो 2.7% है उसका 70% क्या है, आइस शीट में, बर्फ़ के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, माउंटेनियस रीजन में है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इन एसेसिबल, मतलब उसका लोकेशन ऐसा है कि हम लोग वो ईजी टू यूज़ नहीं है, ईजी यूज़ नहीं कर सकते हैं, अनेबल टू रीच है, वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते हैं ऐसा जगह पे, या जा भी सकते हैं तो वहाँ से ला नहीं सकते हम लोग उसको, आइस को, ठीक है। तो मेनली तो वो क्या है, 70% तो आइस के ही फॉर्म में है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसमें से 2.7% में से भी सिर्फ 1% वाटर ही ऐसा है जो ह्यूमन के लिए यूज़ के लिए फिट है, मतलब इसको ह्यूमन यूज़ कर सकता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन द रिवर, लेक, एज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। उसमें से भी ये 1% जो है ना वो सिर्फ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर मतलब जो रिवर है, लेक है उसमें है, और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है। तो 1% भी तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पे डू यू नो, यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है। इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3852 किलोमीटर पर ईयर। इट सोड टू मोर देन 60,000 CU किलोमीटर पर ईयर इन 2012। मतलब एक CU मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे डाटा दिया हुआ है कि 1975 तक जो ह्यूमन का यूज़ था वो 3850 ही था, बट 2000 आते तक वो 6000 CU किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया, मीन्स दोगुना हो गया,
ट्वाइस रेट बढ़ गया ह्यूमन का कंजम्पशन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। तो फ्रेश वाटर जो है वो आज के समय में सबसे प्रीसियस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महंगा सब्सटेंस बोला जा सकता है अर्थ पे। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ। हम लोग वाटर को कभी भी अर्थ से ना उसमें हटा सकते हैं ना उसमें ज़्यादा कुछ डाल सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इसका जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का अर्थ पे वो कांस्टेंट है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट मोशन साइकिल थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो जो अर्थ में जो वाटर का मूवमेंट है वो आप हार्डली नोटिस कर पाओगे, क्योंकि वो आज यूज़ किया, फिर कल वो फिर इवोपोरेट होकर बादल बना, फिर बारिश हुई, फिर पानी आ गया। ठीक है, तो यहाँ फिर एक डू यू नो दिया हुआ है, अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर। तो अगर आप देखते हो कि नल से कभी कभी देखते हो किसी का नल खराब है तो पानी उसमें टपकता रहता है, तो एक एक बूंद अगर टपकता है ना तो वो पूरे एक साल में जाके 1200 लीटर, ऑलमोस्ट एक टंकी होता है ना बड़ा वाला, उतना वाटर वेस्ट हो सकता होता है। तो जिन बच्चों के घर में पानी इस तरह नल से टपकता है वो अपने नल को अच्छे से बंद किया करें। ठीक है, द दिस एज यू ऑलरेडी नो इन रिफर्ड एज वाटर साइकिल। तो आपने इसको वाटर साइकिल में पढ़ा ही होगा कि कैसे वाटर इवोपरेट होता है, फिर प्रेसिपिटेट करता है, रन ऑफ, फिर वाटर अर्थ पे आता है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में। ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन लोग जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करता है, ना कि सिर्फ पीने के लिए बट यूज़ करता है धोने के लिए भी, लाइक फल, फ्रूट्स, क्लोथ्स। तो ये सब हम लोग वाटर का यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हम लोग वाटर से करते हैं। तो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर ऑफ डैम्स एंड द अदर यूजेज है। तो हम लोग जो है वाटर का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम लोग वाटर का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इन सब चीज़ों में भी वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इधर ड्यू टू ड्राइंग अप और वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन के कारण भी। तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वाटर कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, फ्रेश वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, और कुछ अदर सोर्सेज भी हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, उसके कारण भी क्या हो रहा है, वाटर डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डू यू नो है। तो हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वाटर मार्केट? क्या आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में सुना है? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र, मुंबई में रीजन, मतलब महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, ठीक है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई तालुका। तो एक जगह है अमरेली सौराष्ट्र में, वहाँ पे जो पूरा होल विलेज है वो वाटर जो है परचेज़ कर रहा है नियर तालुका से। उनके जगह उनका एक्सट्रैक्शन है ही नहीं वाटर का, इतना डिप्लीट कर चुका है वहाँ वाटर। ठीक है, तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसे कंजर्व करो, वेस्ट मत करो। अब प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी क्या है? तो देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है उसके बहुत डिफरेंट रीजन में वाटर का स्कैरसिटी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। तो इन सब जो कंट्री, ये सब मैंने जो पढ़ा अभी, इन सब कंट्री में, ये सब मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज इसमें से डेवलप्ड हैं, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इन सब कंट्री में जो क्या हो रहा है, वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब कंट्रीज़ जो मोस्ट डेवलप्ड है, मोस्ट अर्बनाइज कंट्री है, इन सब में भी वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो देखो कंट्रीज जो लोकेटेड हैं क्लाइमेटिक जोन्स में, अदर क्लाइमेटिक जोन्स में, लाइक देखो एक मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट या बोला जाए, हाँ मिडिल ईस्ट जो है, जहाँ पे अरब से मतलब कंट्री हैं, चाहे सऊदी अरेबिया सब कंट्री है, तो वहाँ पे जो क्या है ना, वो लोग क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक जोन ऐसा है ना जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी उन लोग पास है, प्रोन है वो लोग वाटर स्कैरसिटी पे, वहाँ पे ज़्यादा चांस है कि वाटर स्कैरसिटी हो सकता है या है। ठीक है, अगर कहीं पे वाटर स्कैरसिटी है तो वो सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन, अगर वहाँ पर उतना अच्छा बारिश नहीं होती उससे भी हो सकता है, या ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा हो वाटर का, उससे भी वाटर स्कैरसिटी हो सकता है। कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, अगर जो वाटर सोर्सेस है लाइक जो रिवर है, लेक्स है, वो कॉन्टेमिनेट हो गया हो, मीन्स गंदा हो गया हो, तो उससे भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
अब बात करें कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स की, तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो क्लीन और एडिक्वेट वाटर सोर्स का मेजर प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है आज वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है ना। हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling वाटर रिसोर्स जो घट रहा है, जो संकुचित या डिप्लीट हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, उसको कुछ स्टेप्स से कंजर्व किया सकता है। इवन थ्रू वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पॉपुलेशन मेक्स इट अनफिट पॉल्यूशन मेक इट्स अनफिट फॉर यूज़। तो आज के समय में जो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो खुद को रिन्यू कर सकता है ओवर द टाइम पीरियड, वो भी ओवर यूज़ और पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है ना, कि वो अनफिट हो गया है यूज़ करने के लिए। Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture, chemical industries influence in water bodies are major contaminants। तो अब देखो, जो घर से जो आपका सीवेज से जो कचरा निकल रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज से कचरा निकल रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से जो पानी बह के जा रहा है नदी में, तो ये सब चीज़ को हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। नाली का पानी बिना ट्रीटमेंट के ही हम लोग रिवर्स में बहा दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है केमिकल्स, जो वाटर जो होता है अनट्रीटेड वाटर को छोड़ देती हैं। एग्रीकल्चरल जो फॉर्म का जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होता है, वो सब जो है वाटर क्या कर रही हैं, डर्टी कर रही हैं, वाटर को कंटेमिनेट कर रही हैं। द पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। जो वाटर कंटेमिनेट हो रहा है उस मेजर जो उसमें किस चीज़ का हाथ है, तो नाइट्रेट का, मेटल का, पेस्टिसाइड्स का, जो ह्यूमन के यूज़ के लिए बिल्कुल अनफिट है। ह्यूमन का यूज़ के लिए वो एकदम ह्यूमन इसको यूज़ करेगा तो उससे उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। तो इसमें से बहुत सारे जो केमिकल्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो नेचर में डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये सब वो सब भी जो वाटर में बहाया जा रहा है वो ह्यूमन के बॉडी को रीच करते हैं, तो उससे फिर प्रॉब्लम होता है ह्यूमन्स को। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबल बिफोर रिलीजिंग दम इन वाटर बॉडीज़। तो वाटर पॉल्यूशन कैन भी कंट्रोल किया जा सकता है बाय ट्रीटिंग। इन सब जो वेस्ट मटेरियल जो हम लोग छोड़ देते हैं डायरेक्ट रिवर में, उन सब को पहले ट्रीट करके छोड़ा जाए तो फिर ये वाटर कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। तो फॉरेस्ट अगर हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होगा कहीं या वहाँ का वेजिटेशन में पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, तो ये सब क्या करता है ना कि सरफेस रन ऑफ वाटर को रोकता है एंड रिप्लेनिश करता है अंडरग्राउंड वाटर को। अगर देखो जहाँ पे बहुत सारा पेड़ है तो वहाँ पे पेड़ का रूट बहुत नीचे तक जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि अगर वहाँ पे बारिश हुई तो वो फिर पानी भी बहुत नीचे तक जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो कहीं का वेजिटेशन अच्छा होने के कारण वहाँ का जो रेन वाटर होता है वो अच्छा से प्रेसिपिटेट करेगा ज़मीन में और वहाँ का जो ग्राउंड वाटर सप्लाई है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो आप पूछेगा कि तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या मेथड है कि वाटर रन ऑफ को हम लोग रोक सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। द कैनाल यूज फॉर इरीगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। देखते हो कैनाल यहाँ पे भी जो बच्चे गांव से होंगे वहाँ पे फार्मिंग होता होगा, तो वहाँ पे बड़े बड़े कैनाल्स जाते हैं जिससे पानी जाता है और वो सब फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ होता है। सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि उन सब कैनाल में सीपेज होता है। सीपेज मीन्स कहीं टूटा फूटा है, तो उससे क्या होता है ना बहुत सारा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको भी रोका जा सकता है। तो जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर के रन ऑफ को स्टॉप कर सकते हैं। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवोपोरेशन। स्प्रिंकलर्स को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे वाटर वेस्टेज को रोका जा सकता है। इन अ ड्राई रीजन विद हाई रेट ऑफ इवोपोरेशन, जहाँ पे ड्राई रीजन, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, सूखा जगह होता है, वहाँ पे हम लोग उस सब रीजन में यूज़ कर सकते हैं क्या, हाई रेट ऑफ इवोपोरेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो वहाँ पे बहुत यूज़फुल होगा। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन। तो वैल्यूबल इस जो यहाँ पे टेक्निक दिया हुआ है इसको आप यूज़ कर सकते हो किसी वाटर रन ऑफ को बचाने के लिए। तो स्प्रिंकल क्या होता है, यहाँ पे देखो पिक्चर में देखो, यहाँ पे एक पाइप है और इससे पूरा खेत में पानी जा रहा है, पर स्प्रिंकल के फॉर्म में जा रहा है, छिड़काव हो रहा है, ना कि पूरा खेत को पानी से पाइप से भर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इफेक्टिव वे है जिसके कारण हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। तो कुछ स्कूल के बच्चे लोग विजिट गया है कहाँ पे, जहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, जहाँ पे प्रदर्शनी, जहाँ पे बच्चों को दिखाया जाता है चीज़ें, तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट हाथ से बना हुआ चीज़ सब लगाया गया है। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो भी सामान रखा हुआ है उस एग्जीबिशन में वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से कलेक्ट किया गया है।
तो फिर यहाँ पे एक मोना नाम की लड़की है। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैंड बैग। तो मोना ने एक बैग को उठाया, कहा ओ वाओ ये कितना सुंदर, कितना अच्छा हैंड बैग, ब्यूटीफुल हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। फिर टीचर ने कहा हाँ मोना ये जो बैग है ना ये जूट से बना हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इंडिया में कौन सा रीजन है जहाँ पे जूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स और चेयर, दोज आर मेड फ्रॉम केन्स एंड बैम्बू। टीचर ने कहा तुम वो सब देख रही हो जो बास्केट रखा हुआ है, जो लैम्प शेड है, चेयर है, वो सब केन्स और बम्बू से बना हुआ है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न humid region in the eastern and northeastern humid region of India bamboo grow in plenty। तो टीचर ने बताया कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाइक मेघालय हो गया, असम हो गया, उस साइड का जो रीजन है वहाँ पे बैम्बू ग्रो बहुत अच्छा होता है, प्लेंटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैम्बू ग्रो होता है। सो उन सब चीज़ों से बनाया गया है। जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जस्सी बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि सिल्क स्कार्फ कैसा होता है। शी this beautiful scarf, the teacher explained that silk is obtained from silkworm that are breed on mulberry tree। टीचर ने बताया ये देखो सिल्क स्कार्फ, ये सिल्क है ना ये ब्रीड किया जाता है, उगाया जाता है या पैदा किया जाता है, बनाया जाता है सिल्क वॉर्म से। एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है सिल्क वॉर्म, और वो मलबरी के ट्री पे उसको क्या कहता है कल्टिवेट किया जाता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। तो फिर ये सब देख के बच्चे समझ गए कि हाँ जो प्लांट है हमें बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें देता है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डू यू नो फैक्ट दिया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. Only an average one spell of rainfall for 2 hour is enough for save 800 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि रेनफॉल हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि आप जो छत पे पानी इकट्ठा हुआ उसे एक पाइप से किसी एक स्टोरेज टैंक में डाल दो, जिससे क्या होता है ना कि आप अगर 2 घंटे के लिए बारिश भी होगा ना तो वो कम से कम 8000 लीटर को वाटर को वो क्या कर सकता है एक बार में स्टोर कर सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो बहुत अच्छा मेथड होता है वाटर को कंजर्व करने का। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट। ये देखो फोटो आप देख रहे हो ना, ये देखो सिल्क वॉर्म है, ये फोटो में है ना, ये सिल्क वॉर्म है, और ये जो ट्री आपको पीछे दिख रहा है वो मलबेरी ट्री है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। तो नेचुरल वेजिटेशन लाइक पेड़ पौधा ये सब हो गया, एंड वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु एनिमल्स हो गए, एग्जिस्ट इन नैरो जोन, बहुत पतला सा एक धागा, थिन लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्टैक्ट, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ये लोग रहते हैं, चाहे वो लिथोस्फेयर जो ज़मीन पे हो जाए, चाहे हाइड्रोस्फेयर पानी के जो जीव जंतु हो जाए, या एटमॉस्फेयर में जो रहते हैं, इन सब को कॉन्स्टिट्यूट करके सबको मिला के बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, इन अ बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो बायोस्फीयर में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो लोग क्या है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे सब डिपेंड है अपने डे टू डे लाइफ को जीने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो ये जो लाइफ को सपोर्ट करने का सिस्टम है ना इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्स। वेजिटेशन जो होता है कोई पेड़ पौधा और एनिमल जीव जंतु ये सब बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है। प्लांट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल। तो जो हमारा जो वेजिटेशन है और जो वेजिटेशन है वो हम लोग पेड़ पौधा है वो हम लोग को लकड़ी प्रोवाइड करता है, टिम्बर, शेल्टर देता है, जानवरों को छांव देता है, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें पेड़ पौधा, और सॉइल का जो इरोजन होता है मैंने आपको बताया ना कि सॉइल का इरोजन भी पेड़ पौधा जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यहाँ पे देखो दिया हुआ था, हाँ तो क्या था, protect soil, so essential for growing crops, act as a shelter belt, help the storage of underground water, give us fruit, nuts, latex, terpene oil, gum, medical plant and also the paper that is so essential for your studies। तो जो पेड़ पौधा होता है वो हमें बहुत कुछ देता है। ठीक है, शेल्टर बेल्ट देता है, जैसे आप मैंने बताया शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि हम लोग पेड़ लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि हवा जब चलता है तो उससे सॉइल का जो इरोजन नहीं होता है तो वो प्रोवाइड करता है हमें पेड़ पौधा। स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अगर जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होगा वहाँ पे रेनफॉल होगा तो वहाँ का ग्राउंड वाटर अच्छा से चार्ज होता है तो उसमें भी हेल्प करता है। पेड़ पौधा में फ्रूट देता है, नट्स देता है, लेटेक्स मीन्स जिससे आप रबड़, घर में रबड़ होता है ना, टायर हो जाए चाहे रबड़ आप इरेज करते हो तो वो सब रबड़ होता है। टर्पेंटाइल ऑयल होता है, टर्पेंटाइल ऑयल यूज़ हम लोग जानते हैं किसमें करते हैं, विक्स वेपोरब आपने यूज़ किया होगा तो विक्स वेपोरब का जो मटेरियल होता है ना उसमें डाला जाता है फ्रेग्रेंस की तरह, तो वो भी देता है हमें। गम देता है,
मेडिकल कुछ मेडिकल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, एंड ऑल्सो यूज़ करते हैं हम लोग पेपर के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा यूज़ है प्लांट का। देयर आर इन्यूमरेबल यूज़ ऑफ प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर। बहुत सारा प्लांट का यूज़ है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। तो वाइल्ड लाइफ जो होता है उसमें इंक्लूड होता है एनिमल, जानवर इंक्लूड होते हैं, बर्ड्स इंक्लूड होता है, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा इंक्लूड होता है, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ, मछलियाँ जो नदी के अंदर समुद्र के अंदर हैं वो भी किसका पार्ट है, वो भी वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, ठीक है। दे प्रोवाइड अस मिल्क। जो ये वाइल्ड लाइफ जो होता है मीन्स जीव जंतु जो होता है हम लोग क्या क्या दे सकता है। तो अब हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ लिया कि प्लांट हमें क्या देता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमें एनिमल्स क्या देते हैं। तो एनिमल्स हमें क्या मीट प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स, वुल, इंसेक्ट लाइक बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं वो। फ्लावर पॉलिनेशन क्या होता है ना कि दो प्लांट का उसका जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफ़र में हेल्प करती हैं बीज, जिससे क्या होता है तीसरा प्लांट उगता है, तीसरा फ्लावर उगता है। तो ये उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज अ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोजिशन ऑफ कुछ भी सब्सटेंस होता है उसका डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करती हैं, जिससे क्या होता है इकोसिस्टम प्रॉपर वे में चलता है। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। तो कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो फीड मतलब उनका जो फीड होता है वो इंसेक्ट होता है, कीड़ा मकोड़ा खाती हैं, जो डिकम्पोज होता है, जो डिकम्पोज किया जाता है उनके द्वारा। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज़ अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जो इस पिक्चर में आप देख रहे हो इसका नाम है वल्चर। तो ये जो होता है ना कि वो नेचुरल क्लीनिंग होता है, नेचुरल क्लिनजर होता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करती हैं नेचुरल तरीक़ों से। तो ये कैसे करती हैं, तो कोई जानवर मर गया तो वो कुछ दिनों में सड़ने लगेगा, फिर इन्वायरमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। पर ये जो स्कैवेंजर्स होती हैं ये लोग क्या करती हैं, खा जाती हैं उसको, और हमारे जो नेचर है उसको क्या करती हैं, बचाती हैं इन पॉल्यूटेंट से। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। कोई भी बड़ा एनिमल हो जाए, छोटा एनिमल हो जाए, सबका बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, ठीक है। ये देखो एक ब्लू किंग फिशर का फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पे ब्रह्म कमल मेडिकल हर्ब है, ये ब्रह्म कमल है, एक मेडिकल हर्ब है जो मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, उसका पिक्चर है ये। एक यहाँ पे डू यू नो है, वल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेल्योर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विथ डाइक्लोफेनेक। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वल्चर हैं वो किडनी फेल्योर की वजह से मर रही हैं, क्योंकि जो एनिमल वो खा रही हैं उसमें एक डाइक्लोफेनेक नाम का केमिकल मिला हुआ है। मतलब उनके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करता था वो जानवर, और उसके खाने से इन लोगों का मौत हो रहा है क्योंकि इनके ये किडनी फेल्योर कर दे रहा है। तो अ पेनफुल दैट इज़ सिमिलर टू एस्पिरिन और यूबोप्रोफेन, ठीक है। एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज़ एंड ब्रीड वल्चर इन कैपेबिलिटी। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं कि जो एनिमल्स को डाइक्लोफेनेक दिया जा रहा है उन सब का बैन हो, और वल्चर का जो डिक्रीज़ हो रहा है उसमें उसको कवर किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अगर किसी भी वेजिटेशन मीन्स वहाँ का पेड़ पौधा को ग्रो करना है तो वो मेनली डिपेंड किस पे होता है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है और वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। तो जो मेजर वेजिटेशन है पूरे वर्ल्ड का वो ग्रुप्ड है, मतलब वो बटा हुआ है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, स्कर्ब्स में एंड टुंड्रा में। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ह्यूज ट्री में थ्राइव, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ का जो जन्म होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इसीलिए जो फॉरेस्ट होता है वो पक्का जहाँ पे आप बड़े बड़े पेड़ देखते हो ना वहाँ पे बारिश रेनफॉल बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ का जो पेड़ पौधा है वो बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। As the amount of moisture decrease, the size of trees and their density reduces. As जैसे कि amount of moisture कहीं पे decrease हो रहा है तो वहाँ का जो पेड़ का साइज है वो भी decrease होता है, वहाँ का जो forest dense है मतलब घनत्व जितना होता है जंगल का वो भी कम होता है, ठीक है। Short stunted trees and grasses grow इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पे शॉर्ट स्टंट ट्रीज, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, ग्रास जहाँ पे छोटा छोटा होता है, उस रीजन में मॉडरेट बहुत कम रेनफॉल होता है ग्रासलैंड में ऑफ द वर्ल्ड। ये सब मतलब जैसे कि जहाँ पे बहुत छोटा छोटा पेड़ पाया जाता है, जहाँ पे घास होता है, ज़्यादा पेड़ नहीं होता है, वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, ठीक है ना। थॉर्नी सर्ब्स एंड
स्कर्ब्स ग्रो इन अ ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो थोर्नी स्कर्ब्स मतलब जानते हैं क्या होता है? थोर्नी स्कर्ब्स मतलब होता है जहाँ पे मतलब वो पेड़ जिसका कांटा, जिसमें सिर्फ कांटा हो। तो जहाँ पे अच्छा से रेनफॉल नहीं होता है, ड्राई एरिया होता है, वहाँ पे कांटों भरा पेड़ होता है, ठीक है ना। इन सच एरिया प्लांट हैव डीप रूट एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जहाँ पे कम बारिश होता है, जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होता है, उस जगहों पे जो पेड़ पौधा होता है उसको थॉर्नी मीन्स कांटा होता है उसमें। जैसे कैक्टस का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अगर उसका प्लेन सरफेस होगा तो उससे क्या होगा ना कि वाटर का प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इवोपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा सन के द्वारा। सो इसलिए वहाँ का जो पेड़ पौधा होता है उसमें कांटा होता है कि वाटर जो है इवोपोरेट ना हो सके, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉइस्चर एंड मोजेज एंड लिचिन्स। तो जहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन होता है, कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे कोल्ड पोलर होता है, जहाँ पे ठंडा इलाका होता है, वहाँ पे टुंड्रा छोटे छोटे पेड़ होते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन होता है। और वहाँ पे मेनली क्या होता है? कंप्राइज होता है मोजेज और लिचिन से। मोजेज मीन्स हो गया लाइक जैसे कि क्या बोलते हैं, एल्गी, और एल्गी सब होता है ना, ये सब पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 सेंचुरीज बैक। तो आज के समय में यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए हैं कंपेयर टू 2 सेंचुरी पहले, मतलब 200 साल पहले जितने लोग थे। टू फीड द ग्रोइंग नंबर, मतलब उन लोगों को खाना खिलाने के लिए बढ़ा हुआ जो पॉपुलेशन है, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और एग्रीकल्चरल फील्ड बनाया जा रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा क्रॉप उगाया जा सके। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिश रैपिडली। तो जितना भी पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर है वो बहुत जल्दी वैनिश कर रहा है, ख़त्म हो रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूबल रिसोर्स। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नेचुरल रिसोर्स हैं उसको कंजर्व किया जा सके। अब को बताया जा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारा वेल्थ है। प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट जो है वो शेल्टर दे रही हैं एनिमल को, और टुगेदर प्लांट और एनिमल मिलकर इकोसिस्टम बना रहा है। Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plant and animal. तो चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेटिक चेंज और ह्यूमन का इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन का हस्तक्षेप, ह्यूमन का कोई काम, मतलब ह्यूमन के द्वारा और नेचर के द्वारा, क्लाइमेट के द्वारा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये नेचुरल हैबिटाट जो है, प्लांट, ये सब क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, लॉस हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन का, ठीक है। मैनी ऑफ द इंडेंजर्ड एंड सम आर मैनी स्पीसीज़ हैव बिकम वनरेबल। बहुत सारा स्पीसीज़ वनरेबल हो गया है और इंडेंजर्ड हो गया है। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो बहुत सारा ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है जो इंडेंजर्ड है या ख़त्म होने के कगार पे है, मतलब उसका जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म ही होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे जो एकदम ख़त्म होने के कगार पे खड़े हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, constructional activity, forest fires, tsunami, and landslide are some of the human and natural factor which accelerate the process of extinction of these resources. तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर बताया गया है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, सॉइल इरोजन हो जाना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना, फॉरेस्ट फायर लग जाना, सुनामी ज़्यादा आना, लैंडस्लाइड होने से क्या होता है, ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर ये सब है जो एक्सेलरेट कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है क्या, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्स, खत्म, मतलब ये सब रिसोर्स जो खत्म हो रहा है इन सब वजहों से हो रहा है। One of the major concern is poaching, which result in sharp decline in the number of particular species. तो जो सबसे बड़ा रीज़न है ना कि रिसोर्स मीन्स जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उसका डिक्लाइन होने का, कि पोचर्स बहुत हो गए हैं, मतलब एनिमल को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनका हड्डी, उनका स्कल बेचने के लिए कि पैसा होगा, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है ना कि डिक्लाइन हो रहा है पर्टिकुलर स्पीसीज़। किसी स्पीसीज़ का डिक्लाइन जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। अगर आप पेड़ पौधा ही काट दोगे, पोचिंग शुरू कर दोगे, तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा एक दिन बाद वो स्पीसीज़। The animals are posed for collection of illegal trade of hides, skin, nails, teeth, horns as well as feathers. तो कुछ एनिमल्स ऐसे जो हैं जिनको मारा जा रहा है, किसके लिए? उसके स्किन के लिए, नेल के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न के लिए। हॉर्न तो वन हॉर्न नायरोसोरस होता है, उसका भी मार दिया जाता है उसके हॉर्न के लिए, एज वेल एज किसी किसी पंक्षी ऐसा होता है जिसका फैदर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए उसको मार दिया जाता है। तो ये सब रीज़न है कि कैसे इनका स्पीसीज़ जो है वो कैसे एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, etc. तो ये सब जो एनिमल्स हैं इनका जो ये सब मेजर एनिमल है जिनका पोचिंग हो रहा है। जैसे टाइगर का अभी बहुत ज़्यादा पोचर हो रहा है, फिर एलिफेंट, डियर का, ब्लैक बक पक्षी होता है एक, ब्लैक बक पक्षी नहीं, ये देखो इमेज में दिया हो, ये एक डियर टाइप होता है। इसे राजस्थान में लोग बहुत मानते हैं, बिजनोई समाज के लोग।
ठीक है। तो ये ब्लैक बग है। फिर ऑर्चिड्स हो गया, फिर पिकॉक हो गया, इन लोग का भी जो है वो पोचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सब एक ग्रेट कंसर्न है कि कैसे इन सब एनिमल्स को बचाया जाए, इनके वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को कैसे बचाया जाए। तो देयर कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो हम लोग अवेयरनेस इंक्रीज़ करके इन सब का कंजर्वेशन कर सकते हैं, इन सब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल पार्क बनाया जा रहा है बहुत गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे स्टेट में अभी भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। देखो फ्रेंड, नेचुरल पार्क वो होता है ना, प्लेस सेट असाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए नेचुरल पार्क बनाया जाता है। वेर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है कि कहीं पे समझ लो कोई एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाला है, चाहे ख़त्म होने वाला है, तो उनको क्या किया जाए कि उस जगह पे ले जाके प्रोटेक्टेड लैंड में रख दिया जाए। ठीक है, जहाँ पे किसी का भी इंटर एग्जिट करना मना हो, तो वो उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह होता है ना जहाँ पे इन टेरेस्टेरियल मतलब जो ज़मीन पे रहने वाले या पानी में रहने वाले, कोस्टल एरिया में रहने वाले, तो इन सब जहाँ पे जानवर रहते हैं उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। तो जो क्रीक्स होते हैं, मतलब जो स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर जो होता है, लेक होता है, और जो भी वेटलैंड होता है, उस सब को बचा सकते हैं हम लोग। किसके लिए? कि रिसोर्स जो है वो डिप्लीट ना हो। देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो हमारे जो इन्वायरमेंट में ये बैलेंस है बना हुआ है कि कैसे जो हमारा इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करे। पर ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग जो नेचुरल जो वेजिटेशन है या नेचुरल स्पीसीज है उसको डिस्टर्ब ना करें। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तब बोला जाए तो ह्यूमन ही जो है पहला जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, ये बोला जा रहा है बिट of many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are in the verge of extinction. तो indiscriminate, बिना भेदभाव के मारा जा रहा है जो जानवरों को। उसके कारण क्या हो रहा है ना कि कुछ जानवर ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ होने ही वाली हैं, एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे खड़ी हैं। ठीक है ना। तो अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज टू एट द रीजन एंड कम्युनिटी लेवल। तो हम लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम फिर से ऐसा चलाना चाहिए, लाइक वन महोत्सव जैसा, सोशल फॉरेस्ट्री जैसा। जैसे क्या किया सके कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला के जो वाइल्ड लाइफ जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको क्या कर सकें, उसको हम लोग कंसोलिडेट कर सकें। ठीक है, एट अ कम्युनिटी लेवल सब मिलजुल के करोगे तो अच्छे से हो सकता है। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचुरल कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। तो स्कूल चिल्ड्रंस को क्या करना चाहिए ना कि ऐसे जगह पे विजिट करवाना चाहिए जहाँ पे बर्ड्स, नेचुरल कैंप में जहाँ पे बर्ड एनिमल हो, तो उनका क्या होगा कि अवेयरनेस बढ़ेगा इन एनिमल्स के भी प्रोस्पेक्टिव में। उनका अवेयरनेस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। उनको भी ऐसा लगेगा कि ये भी लोग हैं जो इस अर्थ पे हैं, हम ही लोग इंसान ही सिर्फ अकेले नहीं हैं। उनका भी अवेयरनेस इंक्रीज़ होगा एनिमल के कंपैरिजन में। ठीक है। मैनी कंट्रीज़ हैव पास लॉ अगेंस्ट ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। तो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एनिमल के रिगार्डिंग लॉ बना के रखा है। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज़ इलीगल। तो इंडिया में लायन को मारना, डियर को मारना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्या बोलते हैं उसे, ये एक बर्ड है जिसको किलिंग करना, पिकॉक को, ये सब क्या इलीगल है, ये इंडिया में करना इलीगल है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि ये सब आप एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशनल साइट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट जिसको बोला जाता है वो बना एस्टैब्लिश किया गया है, जो लिस्ट देता है एनिमल्स का कि कौन कौन इंडेंजर्ड है एनिमल और बर्ड विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। इसका ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है, आप उस एनिमल का ट्रेड नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो प्लांट का, एनिमल का कंजर्व करना, उनको कंजर्व करना, ये हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का एथिकल ड्यूटी है कि वो करे। देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या दिया, मैंने तो आपको बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे साइट्स के बारे में बताया गया। साइट, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फाउना एंड फ्लोरा। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट। इसका एम है टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन
ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो ट्रेड को रोकना ही इनका एम है, ठीक है ना। रफली 5000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। तो इसके अंदर जो है 5000 तरह के स्पीसीज़ इंक्लूडेड हैं और 28,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट, 5000 तरह के स्पीसीज़ मीन्स एनिमल इंक्लूड है और 28,000 तरह के प्लांट इंक्लूड है जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इसके थ्रू, ठीक है ना। बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड अलॉयज आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये सब एग्जाम्पल है प्लांट्स के और एनिमल्स के जिसको इसके थ्रू बचाया जा रहा है। अगर इसके मैं साइट्स के बारे में कुछ और बताऊं तो इसका हेड क्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये अंडर UNDP प्रोजेक्ट के अंदर है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन विंग के अंदर आता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।